तैयार है उनका स्वागत के लिए। गढ़दादा को भी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। ये यात्रा करते हुए हमारे बीच पधारी है, तो उनका सभी साथियों से निवेदन है कि वो माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी माल्यार्पण के द्वारा बाकी रह गए उन साथियों का स्वागत करें। जो भी साथी है वो हमारे अतिथियों का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत किया जाए। देश की वैचारिक सांस्कृतिक शैक्षिक एवं सामाजिक राजनीतिक एकता को लेकर अभियान को लेकर के दिन से आदिवासी ग्राम नायक वीर बिरसा मुंडा के गांव से झारखंड से प्रारंभ होकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की एरियो में भ्रमण करते हुए कुल 56 दिवस की यात्रा अधिकांश पैदल यात्रा होगी। अधिकांश पैदल यात्रा है जो यहाँ पर हमारे बीच पधारी है। नहीं करवा देंगे अभी बस। सागवाड़ा में इस आदिवासी सुरक्षा यात्रा का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये यात्रा हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन से अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव ओली हाथू झारखंड से लेकर निकले। यह आदिवासी सुरक्षा यात्रा जैसे उसका नाम है वैसे ही आदिवासी की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निकली। पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि देश के हर कोने में जहां भी आदिवासी रहता है वहां आदिवासी पर कोई न कोई अत्याचार होता रहता है। उसके हक अधिकार छीने जाते हैं, जंगलों से भी बेदखल किया जाता है, जबकि देश का संविधान और सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि आदिवासी देश का मालिक है। और इस हालत में जब आदिवासी असुरक्षित होता तो उसकी सुरक्षा यात्रा निकालना जरूरी था और रही निकाली। ये यात्रा पिछले कई समय से हम सोच रहे थे, लेकिन बीच में कोरोना आ गया। पिछले साल गुजरात में इलेक्शन था, तो इस वजह से ये 3-4 साल निकल गए और इस बार तय किया था कि यात्रा किसी भी हाल में निकालनी है, तो ये निकाली। और शुरुआती जो हमारा अंदाज था वो 4000 किलोमीटर का था, लेकिन 7-8 दिन पहले ही 6000 किलोमीटर इस यात्रा ने पूरे कर लिए। और 2 तारीख को यानी परसों पाल दड़वाव, जहां पर 7 मार्च 1922 के दिन 1200 आदिवासियों को मारा गया था, उस जगह पर इस यात्रा के 54वें दिन इसका समापन होगा, तब 7000 किलोमीटर के करीब हो जाएगी। और इस नजर से देखें तो ये यात्रा भारत देश के इतिहास में सबसे पहली ऐसी यात्रा है कि जो इतने दिन और इतने अंतर तक चली हो। तो ये ऐतिहासिक यात्रा बनी, जो शुरू में तो हमें अंदाजा नहीं था कि यात्रा ऐतिहासिक होगी, लेकिन जैसे जैसा हम यात्रा में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे पुराने कार्यकर्ता बुजुर्ग वो मिले और उन्होंने बताया, तब पता चला कि एक ऐतिहासिक काम हो रहा है और हमें भी गर्व है कि हमने ये ऐतिहासिक काम किया। और आपको भी धन्यवाद कि आप ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने। जैसा इस यात्रा को मैंने पहले बताया कि आदिवासी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निकली है,
तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा और हमारे लिए सवाल भी होना चाहिए कि आदिवासी सुरक्षित कैसे हो। तो आदिवासी को सुरक्षित करने के लिए यात्रा 3 संदेश लेके निकली है। इस यात्रा का सबसे पहला संदेश है देश के 781 आदिवासी समुदायों के बीच वैचारिक एकीकरण हो, क्योंकि हम 781 अलग अलग समुदायों में बटे हुए, अपनी अपनी सोच रखते, अपने अपने जो समस्या होती है उसमें उलझे रहते हैं, दूसरों की समस्या पर ध्यान नहीं देते। और अगर ऐसे 781 समुदायों में अलग अलग बटे रहेंगे तो हमारे खिलाफ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ एक साथ आवाज भी नहीं उठा सकते, ये हकीकत है। और अगर इस देश के 781 आदिवासी समुदायों के बीच अगर वैचारिक एकीकरण होता हो तो एक साथ हम लड़ सके, ये संभव है। क्योंकि इस यात्रा के दौरान हमने देखा इस देश के आदिवासी, चाहे झारखंड के हो, मध्य प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो, जो हम अभी 6 राज्यों में जो घूमे हैं उसकी बात करूं तो इन 6 राज्यों में आदिवासी का रहन सहन जो है वो एक जैसा है। आदिवासी दिखते भी एक जैसे। अगर झारखंड के किसी आदिवासी को आप मिलोगे तो आपको यह नहीं लगेगा कि आप झारखंड में हो, आपको यही लगेगा कि मैं किसी यहां से 25-30 किलोमीटर दूर के किसी आदिवासी के गांव में हूं, या तो गुजरात में हूं या मध्य प्रदेश में हूं। इतनी समानता है देश के आदिवासियों में। और वो तो है ही, लेकिन साथ साथ खाना भी लगभग सेम और समस्याएं भी एक जैसी। पूरे देश के आदिवासियों में देखोगे तो आदिवासी एक जैसी समस्या ही जूझ रहे, तो फिर एक साथ लड़ने क्यों नहीं खड़े होते? और वो एक साथ लड़ने के लिए तभी खड़े हो सकते हैं कि जब हम लोगों में वैचारिक एकीकरण हो। तो ये यात्रा वैचारिक एकीकरण का संदेश देती है। इस यात्रा का दूसरा संदेश सांस्कृतिक शुद्धिकरण का है, जो अपने परिचय में पढ़ा होगा। तो सांस्कृतिक शुद्धिकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि देश का संविधान हमारी पहचान न तो किसी धर्म से करता है, न किसी जाति से करता है। हमारी आदिवासी होने की पहचान मात्र संस्कृति है। हमारे के पुरखों द्वारा स्थापित की हुई संस्कृति, उसकी पूजा पद्धति, उसके त्योहार, उनकी परंपराएं जब तक हम जीवित रखेंगे, उसका पालन करेंगे, उसके मुताबिक रहेंगे, जिएंगे, तभी हम आदिवासी कहलाएंगे। जिस दिन इसको छोड़ देंगे उस दिन हम हमारी पहचान गंवा बैठेंगे। और अगर पहचान गंवा बैठेंगे तो खुद को आदिवासी साबित भी नहीं कर सकेंगे। अभी हम देख रहे हैं, अभी अभी बहुत सारे त्योहार चल रहे हैं अलग अलग धर्मों के, संप्रदायों के, तो उसमें अपने लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी जो है उसको अगर हमारी संस्कृति के मुताबिक उनकी जो परंपरा है उसके अनजान रहेगी, उसको परंपराओं का पता नहीं होगा, अपने त्योहारों का पता नहीं होगा, और जो गैर आदिवासी लोग, गैर आदिवासी धर्म, गैर आदिवासी संप्रदायों का जो अपनी संस्कृति में जो मिलावट हो रही है, उसका जो आक्रमण हो रहा है हमारी संस्कृति पर, उसको ही अगर वो देखेंगे तो अपनी खुद की संस्कृति भूल जाएंगे और आने वाली पीढ़ी खुद को आदिवासी साबित नहीं कर सकेगी। और अगर ऐसा होता है तो जैसे 4 साल पहले बिहार की एक कामड़िया जनजाति थी, उसको उसकी संस्कृति गंवाने की वजह से सरकार ने अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से बाहर कर दिया था, वैसे हमें भी बाहर किया जा सकता है। तो अभी भी वक्त है। हमारे बुजुर्ग अभी है कि जो हमारी परंपराएं जानते हैं, हमारी संस्कृति जानते हैं, हमारे त्योहार जानते हैं, हमारी पूजा पद्धति जानते हैं, हमारी विवाह की पद्धति जानते हैं, और जो सारी जो संस्कृति जो है अभी तक उनको संस्कृति के मुताबिक जीने वाले लोग अभी है, तब तक हमें संभल जाना चाहिए। अगर नहीं संभले तो जो गैर आदिवासी लोग, जैसे मणिपुर में अभी घटनाएं आपने देखी कि मणिपुर का जो हो रहा है उसमें एक मैतेई आदिवासी बनने के लिए इतनी सारी बवाल खड़ी की है, हजारों लोगों को मार दिया गया है। वहां पर 5 महीने हो गए, अभी तक वहां पर शांति नहीं स्थापित हो पाई, क्योंकि जो आदिवासी नहीं है वो आदिवासी बनना चाहते, और जो ऐसे लोग जो आदिवासी नहीं है वो आदिवासी बनेंगे, और उनके खिलाफ अगर हम लड़ने के लिए खड़े होंगे तब वो हमारे सामने सवाल खड़े करेंगे कि आप खुद को आदिवासी साबित करो। अगर हम आदिवासी नहीं है तो आप भी नहीं है। अगर वो झगड़ा शुरू हुआ तो अगर हमने हमारी संस्कृति गंवा दी होगी
तो हम खुद को आदिवासी साबित नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी से हमें संभल जाना चाहिए और अपनी संस्कृति में अलग अलग संस्कृति की जो मिलावट हुई है उस मिलावट को बाहर करके हमारी संस्कृति का शुद्धिकरण करना चाहिए। ये हमारी यात्रा का दूसरा संदेश है। हमारी यात्रा का जो तीसरा संदेश है वो है सामाजिक तथा राजनीतिक जागृति। सामाजिक जागृति तो बहुत तेजी से आ रही है। लोग 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाने हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठा भी हो रहे हैं। आज भी इस यात्रा के 52वें दिन सागवाड़ा में आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, हमारा संदेश सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए, वो भी जागृति का प्रमाण है। लेकिन इतनी जागृति होने के बावजूद सीधी के मध्य प्रदेश के सीधी में एक हमारे भाई पर एक भाजपा नेता का कार्यकर्ता उसका पीए मूत्र विसर्जन करता है और सरकार भी कुछ नहीं करती, हम भी कुछ नहीं कर सकते, देखते रहते हैं। मणिपुर में हमारी बहनों को निवस्त्र करके घुमाया जाता है, सरकार भी कुछ नहीं करती, हम भी कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे ही आपके राजस्थान में कार्तिक भील को सिरोही में मारा जाता है। 8 महीने से उसका परिवार धरने पर बैठा है, ना तो सरकार न्याय दे पा रही है, ना हम उसको न्याय दिला पा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति रहेगी, अगर ऐसी घटनाएं घट रही है तो फिर हमारी जागृति का फायदा क्या होगा? इतने जागरूक होने के बावजूद हमारे पर अत्याचार जो हो रहे हैं वो कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि अब हमें क्या करना होगा। तो इन यात्रा के दौरान और यात्रा से पहले भी जब सोच विचार किए थे उस वक्त ये बात हमारे ध्यान पर आई थी। बहुत से लोगों से बातें की, उन्होंने भी ये बताया और यात्रा के दौरान भी अनुभव हुआ इस देश के सारे आदिवासियों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं की जड़ राजनीति है। हम लोगों ने पिछले 77 साल में राजनीतिक तौर पर मजबूत होने की कभी कोशिश नहीं की, जबकि जो गैर आदिवासी लोग हैं वो लोग अपने अपने समाज को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने में 77 साल से लगे हुए और मजबूत हो रहे। हमसे कई गुना ज्यादा मजबूत है वो, जबकि जनसंख्या में हमसे बहुत कम है। आप देखोगे तो हमारे गुजरात की बात करूं तो गुजरात में आदिवासी 15% है और पाटीदार 18% है। तो जो 18% यानी कि हमारे से अपने से 3% ज्यादा। फिर भी जब से गुजरात बना है तब से आज तक गुजरात की राजनीति पर उनका प्रभाव इतना रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन व्यक्ति कैबिनेट में होगा, वो लोग तय करते हैं। आपके राजस्थान में भी 12% आदिवासी और करीब 25 के करीब रिजर्व सीट है, जबकि सबसे ज्यादा रिजर्व सीट अपने लिए आरक्षित सीट जो है राजस्थान में वो आदिवासियों की है। आदिवासियों जितनी सीट किसी और के लिए आरक्षित तो है नहीं। तो 25 विधायक जो हमारे विधानसभा में भेजना संवैधानिक तौर पर जरूरी है, तो फिर राजस्थान की राजनीति पर हमारा प्रभाव क्यों नहीं? जबकि 5-10 विधायक के बहुमत से सरकार बनती, हम देख रहे हैं। तो 25 विधायक चाहे तो सरकार खुद बना सकते, या तो जो सरकार बनाना चाहे उसको अपनी शर्तों पर सरकार बनाने दे सकते। तो अगर ऐसा होता है तो हम राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगे। तो जो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हो रहा है अभी तक हम राजनीतिक तौर पर मजबूत इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि यहां से जनप्रतिनिधि जिनको हम चुन के भेजते थे वो जिनका मैंडेट लेके आते थे, जिसके पास से जिस पार्टी का मैंडेट लेके आते थे वो पार्टियां गैर आदिवासी की मालिकी की थी। और ये गैर आदिवासी की पार्टी होने की वजह से वो लोग हमारे लोगों को, हमारा प्रतिनिधि जो कंपलसरी विधानसभा में भेजना आवश्यक है बिल्कुल, उसको भी अपनी शर्तों पर मैंडेट देते थे। और अपनी शर्तों पर मैंडेट देते थे इसलिए जब वो यहां से हमारे वोट से चुन के जाता था तब वो हमारा कहा या तो हमारी जरूरतें जो है उसके पर ध्यान नहीं देता था, वो पार्टियां जो कहती थी उस पर ध्यान देता था, वो कहे वो काम करते थे। और पार्टियों ने ऐसा खेल रचा
कि हम लोग कभी एक ना हो सके, राजनीतिक तौर पर मजबूत ना हो सके। तो अगर हमें सुरक्षित होना है, हमें हमारे हक अधिकार बचाए रखने हैं, हमारे जंगल बचाए रखने हैं, हमारी जमीन बचाए रखनी है, हमारा पानी बचाए रखना है और हम पर हो रहे अत्याचारों को रोकना है, तो अब यह समय आ गया है कि हमें हमारी स्वतंत्र राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान ने यह शुरुआत की अपनी स्वतंत्र राजनीति खड़ी करने की, और एक खुद का घर भी बना लिया, खुद की पार्टी भी बना ली। ये पूरे देश में होना चाहिए और ये पूरे देश में हो, इसलिए आप लोगों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप लोग ये जो अपनी स्वतंत्र राजनीति खड़ी हुई है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और ऐसा परिणाम लाके दिखाओ कि सारा देश के आदिवासी आपके बताए रास्ते पर चले और सारे देश में जैसे राजस्थान कर रहा है वैसे ही करने की कोशिश करें। अगर सोचो, जो पिछले विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने एक समाज के मैंडेट पर समाज द्वारा सिलेक्ट किए हुए व्यक्ति को चुनाव में खड़ा किया, उनको जिताया और 2 विधायक जो चुन के गए, राम प्रकाश डिंडोर जी और राजकुमार रोत, 5 साल तक सरकार की नाक में दम कर रखा था, वो आपको पता है। तो नाक में दम कर रखा वो तो ठीक है, लेकिन लगातार 5 साल तक इन 200 विधायकों में अच्छे काम में पहले और दूसरे नंबर पर रहे। और वो इसलिए कर सके क्योंकि उनकी जवाबदेही उनको सिलेक्ट करने वाले, उनको मैंडेट देने वाले, उनको वोट देने वाले लोगों पर, ना कि किसी पार्टी के प्रति उनकी जवाबदेही थी। किसी पार्टी को जवाब नहीं देना था, उनको जवाब देना था अपने लोगों को, और इसलिए वो काम कर सके। तो अगर सोचो ये 2 के 20 विधायक आपने चुन के अगर विधानसभा में भेज दिए, तो जयपुर की गद्दी पर हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बैठ सकता है क्या? तो आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सागवाड़ा सीट पर तो पिछले चुनाव में आपने करके दिखाया, लेकिन इस बार भी कोई गलती ना हो और आसपास जो दूसरी विधानसभा सीट है वहां पर आपकी रिश्तेदारी हो, सगा संबंधी हो, जहां भी आपकी पहुंच हो, वहां भी पिछली बार जो आपने किया था वो लोग वो करे, उसके लिए उसको प्रेरित करो और तभी यह हो सकेगा। और अगर ऐसा होता है और राजस्थान एक नया रास्ता बताता है और फिर लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और देश के आदिवासी आपके बताए रास्ते पर अगर चलने लगे और अगर 20 या 25 सांसद अगर हमने चुन के भेज दिए दिल्ली, तो दिल्ली की गद्दी पर भी कौन बैठेगा वो भी हम तय कर सकते हैं। तो अगर राजनीतिक तौर पर हम मजबूत हुए तो आने वाले समय में यकीन मान लो कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो भी बचे रहेंगे, हमारे पर अत्याचार भी कम होंगे, बंद होंगे और खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। और हमारी यात्रा एक चौथा संदेश, जो इस सारे संदेशों का, जिसको अगर बाप कहे तो बाप, एक चौथा संदेश है जिसको मैं संदेश के तौर पे नहीं लिया लेकिन नारे के तौर पे लिया है। आपके पर्चे में ऊपर नारा देखा होगा कि आदिवासी सुरक्षित कैसे होगा, आत्मनिर्भर होगा तब होगा। तो आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमारे पुरखे जिस तरह जीवन जीते थे, खुद 2 वक्त की रोटी अपने खेत में उगा के पका के खाते थे, नमक के सिवा शायद ही कोई चीज बाजार से लाते थे। बहुत सारे लोगों को यह देखा होगा, अनुभवी होगा। आज स्थिति क्या है? आज हम जो खेत में उगाते हैं, पकाते हैं, वो बाजार में बेच देते हैं और खाने की चीजें बाजार से लाके खाते हैं। तो जब 2 वक्त की रोटी पर हम पूरी तरह आत्मनिर्भर थे, तब तक हमारे लिए कोई समस्या नहीं थी, हमें दूसरे लोगों की जरूरत ही नहीं थी। और जैसे ही अपनी रोटी के लिए दूसरे पर आधारित होने लगे, बाजार पर आधारित होने लगे, और बाजार जो गैर आदिवासियों के कब्जे में है, उन लोगों को यह लगा कि हमारे सिवा आदिवासी नहीं रह सकता, तब हमारे पर अत्याचार किया। यानी कि हमने अपनी आत्मनिर्भरता गंवाई, तब से हम असुरक्षित हुए। ऐसे ही अगर दूसरी बात देखें तो घर बनाने की बात करें तो अपने खेत की जमीन से ही अपनी दीवार बना देते थे मिट्टी से, कभी नदी या तालाब में से मिट्टी लाके वो थापड़े बना के उसकी छत बना देते थे, किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपको हुडेल बोलते, हमारे वहां ला बोलते, गांव के सारे लोग मिलकर घर बना देते थे। आज स्थिति ये है कि अगर घर की नींव निकालनी हो तो भी जेसीबी मशीन की देने के लिए आपको बाजार जाना पड़ता है। तो हम जब से पूरी तरह बाजार आधारित बन गए, तब से हम असुरक्षित। एक तो आत्मनिर्भरता जरूरी है, जीवन की आत्मनिर्भरता की मैंने बात की है, लेकिन हमारे 3 संदेश भी, जैसे वैचारिक तौर पर भी हमें आत्मनिर्भर बनना है,
सांस्कृतिक तौर पर भी हमें आत्मनिर्भर बनना है और सामाजिक तौर पर भी आत्मनिर्भर बनना है। सामाजिक क्यों, वो मैं आपको बताऊं। जब हम संगठित होने की बात करते तब देखते कि हम दूसरे समाज जैसे संगठित हो रहे हैं उस तरह संगठित होने की बात करते। दूसरे समाज का उदाहरण दिए, मतलब कि संगठित होने में भी हम दूसरे पर निर्भर हैं, जबकि हमारे पुरखों की व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी और जो आदिवासी परिवार अभी उसी तरह संगठित करने का प्रयास कर रहा है और सफल भी हो रहा है। तो हमारे पुरखों के बताए रास्ते पर पुरखों के जो विचार थे उस विचार के आधार पर हम संगठित क्यों नहीं हो रहे, हम दूसरों के विचार क्यों खा रहे हैं। तो वैचारिक तौर पर भी हमें आत्मनिर्भर बनना है और जैसे स्वतंत्र राजनीति की बात की वो भी राजनीतिक तौर पर भी हमें आत्मनिर्भर बनना है। अगर ये हो गया तो आने वाले समय में देश का आदिवासी सुरक्षित होगा होगा और होगा। तो आप लोगों ने हमारी इस यात्रा का स्वागत किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी यात्रा के संदेश आप हर एक आदिवासी तक पहुंचाओ, ये आपसे उम्मीद करते हैं। और जैसे पिछली बार किया था वैसे ही इस बार भी अपना उम्मीदवार खुद सिलेक्ट करो। आपको कैसा विधायक चाहिए वो खुद सिलेक्ट करो, उसका खड़ा करो, उसको वोट करो, करवाओ और जिताओ। ये आपसे आशा करते हो और देश को नया रास्ता बताओ। बस यही उम्मीद के साथ आप सबको मेरा जोहार। जय आदिवासी।